हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। मैं अपने जॉन लॉक को इतने दिनों से करा रही हूँ और जॉन लॉक की ही कड़ी में मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति। राजनीतिक दर्शन में सामान्यतः लॉक को हॉब्स और रूसो के बाद एक समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही एक समझौतावादी विचारक हैं। लेकिन यदि उसके दर्शन की गहराई के साथ अध्ययन किया जाए, मतलब उसके दर्शन को अगर हम गहराई से अध्ययन करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उसमें समझौता सिद्धांत की अपेक्षा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की धारणा तथा इनकी सर्वोच्चता को अधिक महत्व दिया गया है। संभवतः लॉक ने समझौता सिद्धांत की समस्त विवेचना ही प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की सर्वोच्चता प्रस्थापित करने के लिए की है। इस संबंध में बारकर लिखते हैं कि हम सामान्यतः लॉक के संबंध में सामाजिक समझौते के प्रतिपादक के रूप में विचार करने के अभ्यस्त हैं, लेकिन अधिक उचित यह होगा कि हमारे द्वारा उसके संबंध में प्राकृतिक कानून की संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में विचार किया जाए। क्या लॉक के द्वारा अपने समझौता सिद्धांत में जिस प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया गया है, उसकी विशेषता ही ये है कि उसमें प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है। प्राकृतिक अवस्था में ये प्राकृतिक नियम है कि क्या है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। प्राकृतिक कानून से भी अधिक प्रमुख रूप में लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया गया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अधिकार विहीन अवस्था नहीं थी, वरन प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सम्मान करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे। कौन से थे? जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों का उपभोग समान रूप से किया जाता था। जीवन के अधिकार की विवेचना करते हुए लॉक कहता है कि अपना जीवन सबको प्रिय है और उसे सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति ना तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और ना ही वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंत करने का अधिकार सौंप सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार से लॉक का क्या अर्थ है? ये अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य ना होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता, केवल प्राकृतिक कानून के अधीन होता है। लॉक की स्वतंत्रता की धारणा में ही समानता भी निहित है और असमानता से लॉक का तात्पर्य स्वाधीनता की समानता से है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में लॉक के द्वारा संपत्ति के अधिकार का ही विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। संपत्ति के अधिकार की धारणा का प्रयोग वह व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों में करता है। व्यापक अर्थ में उसने बताया संपत्ति क्या है। संपत्ति से उसका तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से है, और संकुचित अर्थ में फिर संपत्ति का अधिकार का मतलब संपत्ति से ही है। अब संपत्ति का प्रयोग व्यक्तिगत संपत्ति के अर्थ में किया है उसने। निजी संपत्ति के संबंध में उसका प्रारंभ बिंदु उसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार था कि उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो वह ले। लॉक के शब्दों में अगर हम इसे देखें तो उन्होंने कहा, उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्य को बुद्धि भी प्रदान की है, लॉक व जीवन का प्रयोग अधिकाधिक लाभ तथा सुविधा के लिए कर सके। यद्यपि संसार में उत्पन्न होने वाले फल और पशु मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं और किसी भी व्यक्ति का उस पर एकाकी निजी अधिकार नहीं होता, तथापि प्रकृति की जिन वस्तुओं को यह अलग कर देता है और जिनके साथ वह निजी वस्तु श्रम का सम्मिश्रण कर देता है, तो वह वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इससे क्या तात्पर्य है कि प्रकृति ने सभी चीज़ें सबको दी हैं। अब सभी को जमीन दी है, सभी को पेड़ पौधे दिए हैं, सभी को फल फूल दिए हैं, लेकिन जिन चीज़ों के साथ वह अपने श्रम का मिश्रण कर देता है, जैसे खेती वो कर रहा है और खेती से वो फसल उगा रहा है, तो वो फसल उसकी है। मतलब जिन भी प्राकृतिक चीज़ों के साथ मनुष्य अपने श्रम का सम्मिश्रण यानी मिलान कर देता है, तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य है कि प्रकृति की देन में अपना श्रम लगाकर व्यक्ति जो वस्तु निर्मित कर लेता है वह उसकी अपनी हो जाती है।
लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था के ये प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में ही राज्य में लाते हैं, इसलिए वे अपरिहार्य हैं। समाज तथा सरकार के लिए व्यक्ति के इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। लॉक के विचार को स्पष्ट करते हुए एंड्रयू हैकर ने लिखा है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं। वे उसके जन्म से ही अपरिवर्तनीय हैं और व्यक्ति के द्वारा उन्हें जीवन पर्यंत अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। लॉक प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के प्रति इतना अधिक भक्त थे कि उसके अनुसार यदि राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों को भंग करती है तो जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विद्रोह किया जा सकता है। थैंक यू।